नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको कैपिलरीज और क्या आर्टरी वेन में डिफरेंस मैंने बतलाया था। तो पिछले वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने दे दी है। अब आर्टरी वेन और क्या कैपिलरीज के बारे में आपको जानकारी हो चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं ब्लड के बारे में। जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है, मैंने बॉडी फ्लूइड की बात की। बॉडी फ्लूइड में हमारा ICF होता है, ECF होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब जो होता है हमारा अंतःकोशिकीय तरल पदार्थ और बाह्य कोशिकीय तरल पदार्थ जो होता है उसकी मैंने चर्चा की थी। तो मैंने बताया था कि जो कोशिका के भीतर तरल पदार्थ होता है उसको अंतःकोशिकीय तरल पदार्थ कहते हैं, और जो कोशिकाओं से बाहर प्रेजेंट होता है वो किसी कैविटी में हो या ऊतकों के बीच में हो तो या नलिकाओं में हो, उसे हम बोलते हैं ECF अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको मैंने बताया था बाह्य कोशिकीय पदार्थ। कोशिका से बाहर तो बाह्य कोशिकीय, कोशिका के अंदर तो अंतःकोशिकीय। फिर उसके बाद हमने बताया था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हमने चर्चा की क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट ब्लड को पंप करता है आर्टरी द्वारा, और आर्टरी जाकर के टिश्यू के बीच पोर्ड हो जाती है, टिश्यू के बीच ओपन हो जाती है। सभी ऊतक और कोशिकाएं उस ब्लड के संपर्क में आ जाते हैं और फिर वो ब्लड वेन के द्वारा फिर से हार्ट में सप्लाई हो जाता है। तो एक प्रकार से मैंने बताया था कि ये क्या होता है, हमारा ब्लड ऊतक द्रव में मिक्स हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ऊतक द्रव को टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, उसमें मिक्स हो जाता है। तो ऐसे ब्लड को हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो नीट में 1-2 बार क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है कि जो कॉकरोच में पाया जाने वाला ब्लड होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो हीमोलिम्फ जहाँ पर प्रेजेंट होता है वो एक गुहा होती है, कैविटी होती है, जिसको हम बोलते हैं हीमोसील कैविटी, हीमोसील कैविटी बोलते हैं। तो दोस्तों इतना मैंने चर्चा की। फिर मैंने बताया था आपको आर्टरी वेन की हिस्टोलॉजी के बारे में, आर्टरी वेन की हिस्टोलॉजी, साथ ही साथ मैंने कैपिलरीज को कवर किया और मैंने बताया आर्टरी वेन में डिफरेंस। तो अगर आपको आर्टरी और वेन में डिफरेंस न पता हो दोस्तों तो पिछले वाले वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे आपको टॉपिक समझ में आता जाएगा। क्योंकि जो आर्टरी होती है, वेन होती है, किसमें प्रेशर हाई होता है, किसमें लो होता है, ये सारी चीज़ को मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ अच्छी तरीके से। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पूरा वीडियो देखिए और क्या सीरियल से देखिए। सीरियल से देखेंगे तो आपका जो रूटीन बना रहेगा, सारी चीज़ें आपको सीरियल से समझ में आती जाएंगी। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में जो होगा हमारा कंप्लीट नॉलेज हम देंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो ब्लड का कुछ पार्ट होगा जो हम आज कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है। तो वो कुछ पार्ट होगा जो मैं आज कवर करूँगा, फिर जो बचा रहेगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। फिर उसके बाद हम हार्ट पर चर्चा करेंगे। तो मतलब क्या, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है इसको मैं कंप्लीट चैप्टर को मैं क्या यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, तो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर ब्लड की चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्या ब्लड की हेडिंग बना लेते हैं। ब्लड मीन्स रुधिर होता है या रक्त होता है। अब हम ब्लड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाता है, रुधिर के अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, रुधिर का अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो अब मैं पिछले वीडियो में मैंने आर्टरी वेन को मैंने बात की थी, ब्लड वेसल्स की मैंने बात की थी, रक्त नलिकाओं की मैंने बात की थी। तो रक्त नलिकाओं का अध्ययन जो होता है दोस्तों उसको बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स या रुधिर वाहिनियों का अध्ययन ही एंजियोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों हम हीमेटोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये जो होता है हमारा हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी ऑफ ब्लड, रुधिर का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी। तो रुधिर को हम जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे कि अभी तक जो हमने रुधिर देखा है वो रुधिर क्या होता है, रेड कलर होता है। तो
अगर मैं अभी एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि ये रुधिर का रेड कलर क्यों होता है, तो सभी बच्चों का आंसर ये आएगा हीमोग्लोबिन। हाँ, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हमारा रुधिर होता है उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों प्रेजेंट हैं, अर्थात एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट सभी प्रेजेंट हैं। तो मैं बात करूंगा जो एरिथ्रोसाइट होता है या जो RBC होता है उसी में अकेले ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। WBC और थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट जो है इसमें कोई भी हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, जो कि वो भी ब्लड में प्रेजेंट हैं। ब्लड में हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों प्रेजेंट है, लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन सिर्फ किसमें होता है, RBC में। लेकिन फिर भी हमको ब्लड देखने में रेड ही क्यों दिखता है? जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है वो तो सफेद होता है, लेकिन सफेद तो हमको नहीं दिखता है। जो प्लेटलेट होता है रंगीन होता है वो तो हमको नहीं दिखता है, तो रेड ही क्यों दिखता है? तो आगे हम चर्चा करेंगे RBC और जब WBC के बारे में हम बात करेंगे तो हम पहले क्या समझते हैं ब्लड होता क्या है। तो दोस्तों अगर आप ब्लड देखे होंगे तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसको आपको पता होगा। जो ब्लड की फिजिकल स्टेट होती है, भौतिक अवस्था होती है और उसकी तरल अवस्था होती है, लिक्विड स्टेट में रहता है। तो ब्लड एक प्रकार से क्या होता है, लिक्विड होता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, जो ब्लड हमारा लिक्विड होता है वो और कैसे व्यवहार करता है, क्या करता है क्या नहीं। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया, हमारे बॉडी में कोई भी पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर स्थानांतरित होता है तो उसको स्थानांतरित करने के लिए ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे बॉडी में कोई भी सब्सटेंस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसको ले जाने के लिए ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों जैसे आपको पता होगा कि ये जो हमारे यहाँ राजमार्ग हैं या जो सड़कें होती हैं उस पर सड़कें हैं, सड़कों को अगर देखा जाए तो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह सड़कें फैली है। तो इसे एक प्रकार से देखा जाए तो सड़कों का एक नेटवर्क बन गया है और सड़कों पर कई बहुत सारे वैन चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। हम यहाँ पर बस को ले लेते हैं। अब बस होती है एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक जाती है, रास्ते में आती जाती रहती है, तो वो रास्तों से होकर जाती है और उस रास्तों से होकर जाती है। तो वहाँ पर मैं बात करूँ कि बस में कोई भी यात्री कहीं से कहीं तक वो स्थानांतरित हो सकता है, कहीं पर बैठे और कहीं पर भी जाकर के उतर सकता है। जैसे मैं बात करूं, अगर क्या कोई भी बस दिल्ली से निकली, अब जिसको जहां पर दिल्ली से निकली और दिल्ली के कोई शहर तक वो जाती है, तो जिसको जहां पर जाना होगा, अब मान चलो 1 किलोमीटर जाकर किसी को उतरना है, किसी को 2 किलोमीटर, किसी को 4 किलोमीटर जाकर उतरना है, बैठेंगे सभी बस में और बस में बैठेंगे। जिसको जहां पर उतरना रहेगा वो वहां पर अपने स्टॉप पे उतर जाएगा और जिसको जहां पर बैठना रहेगा हर जगह कहीं पर भी वो बैठ सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बस में कौन कौन हो सकता है? बस में अच्छे आदमी भी हो सकते हैं, बुरे आदमी भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, यही है। तो जो हमारे सड़कें हैं, राजमार्ग जो मैंने बात की, वैसे उसको हम अपनी बॉडी में समझ लेते हैं ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं, केशिकाएं हैं, ये हैं। और जो मैंने बस की बात करी उसको हम समझ लेते हैं हमारे ब्लड हो गया, जिसके ब्लड के थ्रू क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। अब मैंने बताया कि कोई पदार्थ कहीं से भी उसमें बैठ सकता है, कहीं पर उतर सकता है। जैसे हमने बताया था आपको कि अगर हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो हर जगह से वो ब्लड में जा नहीं सकता, वो जाता है, पाचन होता है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, उसके बाद छोटी आंत के अंतिम भाग से उसका अवशोषण होता है, अवशोषण करके ब्लड में जाता है। तो कहाँ पर वो ब्लड में बैठा पोषक पदार्थ हमारा ग्लूकोज, वो बैठा बड़ी छोटी आंत में, वहां से गया हमारे ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाएगा, जिसको जहां पर जाना पता लगा। हमारे माउथ की सेल्स बहुत ज्यादा वर्क कर रही है, हमारे हैंड की सेल्स बहुत ज्यादा वर्क है, हमारे हाथ ज्यादा वर्किंग में है। तो जिसको जहां पर एनर्जी सप्लाई करनी होगी वहीं पर जाएगा, तो जो ग्लूकोज होगा यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार से जैसे कोई ग्लैंड है वो हार्मोन्स निकालते हैं, जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होती है,
वहाँ से वो हार्मोन्स निकलती है और उसको वर्क करना होता है। मान चलो हमारे पैंक्रियाज पर वर्क करना होता है या हमारे जननांगों पर वर्क करना होता है, कहीं पर वर्क करना, तो वो जाकर वहाँ पर कार्य करती है। तो जैसे मैंने बताया कोई यात्री बस में बैठता है, जहाँ पर उसको मन करेगा वहाँ पर बैठेगा। तो जब यहाँ पर हमारे माइंड में अगर क्या हार्मोन्स निकले तो माइंड में जो ब्लड है उस ब्लड में एंट्री करेगा और ब्लड के थ्रू जाएगा हमारे जननांगों तक, या जो हमारा साइट ऑफ एक्शन होगा, मतलब कि जिस स्थान पर उसका कार्य होगा उस अंगों तक वो ट्रांसफर होगा और वहाँ पर जाकर के अपने वर्क को वो परफॉर्म करेगा या अंजाम देगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आएगा। इस प्रकार से मैं आपको ये समझाना चाहता था, जो हमारा ब्लड है वो गति करता है, ब्लड जो है हमारा वो गति करता है। तो ब्लड हमारा फ्लूइड है और क्या गति कर रहा है। तो फ्लूइड मोबाइल मतलब कि एक प्रकार से क्या तरल है, मोबाइल मतलब गतिशील है। तो जो हमारा रुधिर होता है वो एक प्रकार से तरल गतिशील संयोजी ऊतक होता है। तो भैया तो हम आपको इसकी डिफिनेशन करते हैं। तो हम लिखते हैं ब्लड इज अ फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स क्या होता है, तरल दोस्तों। फ्लूइड मीन्स तरल मतलब जो क्या लिक्विड स्टेट में है, जो क्या तरल अवस्था। आपको जैसे पानी होता है वो तरल होता है, दूध होता है तरल होता है, वैसे ब्लड अगर आप कभी देखो वो लिक्विड होता है, फैलता है, वो क्या होता है हमारा तरल होता है। फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है वो एक प्रकार का फ्लूइड मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, क्या हमारा ब्लड जो होता है वो पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी। तो दोस्तों अगर आप अपने ब्लड को देखते हो तो वो रेड कलर का दिखता है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है, अपारदर्शी होता है। कैसा होता है हमारा ब्लड, अपारदर्शी। अब ब्लड जो है वो बना किससे होता है, तो इट इज composed of फ्लूइड मैट्रिक्स। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको ब्लड क्या तरल अवस्था में होता है तो उसमें जाहिर सी बात है फ्लूइड तो होगा ही। तो क्या होगा उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स। अच्छा, फ्लूइड मैट्रिक्स के अलावा क्या होता है, उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स होता है दोस्तों संगठित पदार्थ। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अच्छा फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ब्लड कार्पोसेल्स या ब्लड सेल भी हम कह सकते हैं, ब्लड कार्पोसेल्स। तो दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है, मैंने बात किया वो किससे बना होता है, फ्लूइड। पहली बात हमारा ब्लड होता कैसा है, वो होता है तरल गतिशील संयोजी ऊतक होता है। तो रुधिर एक प्रकार का तरल गतिशील संयोजी ऊतक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, या बना होता है, कंपोज्ड ऑफ बना होता है, या इसमें पाया जाता है फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसको हम संगठित पदार्थ कहते हैं, या ब्लड कार्पोसेल्स कहते हैं, जिसको हम क्या रुधिर कणिकाएं कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं। ये सभी पदार्थ कहाँ पर ब्लड में पाए जाते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और चर्चा करते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो दोस्तों अब जैसे पूछा जाए ब्लड बनता कहाँ पर है, तो सबका आंसर आएगा कि जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। कहाँ पर, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों ये आंसर आपका सही है। और पूछा जाए अलग अलग स्तर पर अलग अलग स्थान पर बनता है। तो दोस्तों जब व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा पैदा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसमें जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या जो हमारे प्लेटलेट हैं, इनका जो निर्माण होता है वो होता है कहाँ पर, हमारे बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों उसके अलावा अगर पूछा जाए जब बच्चा गर्भ में रहता है तब कहाँ पर ब्लड बनता है,
तो दोस्तों जब बच्चा गर्भ में रहता है तो रुधिर उसके यकृत उसके बाद जो होता है उसका प्लीहा और कुछ पार्ट जो होता है वो किडनी में भी बनता है। तो दोस्तों ये जब बच्चा गर्भ में रहता है तब होता है, लेकिन जब बच्चा बना ही नहीं, अभी भ्रूण का निर्माण ही नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कोशिकाएं बन रही हैं, ऊतक बन रहे हैं, तो कहाँ पर होता है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कोई बेबी बनता है तो जब पहले क्या लैंगिक जनन होता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के पश्चात द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब जाइगोट सेल डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है, तो कोशिकाओं का समूह बनता है, ब्लास्टुला बनता है, माइलुला बनता है, गैस्टुला बनता है। तो ऐसे ऐसे जो होता है कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। कोशिकाओं की संख्या जब बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। आपको हम बता दें कि सर्वप्रथम ऊतक बनते हैं, तो वो ऊतक बनते हैं 3 स्तर के, 3 जनन स्तर उसको बोलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें 3 जनन स्तर बनते हैं। एक होता है हमारा एंडोडर्म, दूसरा मेसोडर्म, तीसरा एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो दोस्तों अंतर जनन स्तर, मध्य जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर, 3 स्तर बनते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन ये है, तो जब बेबी नहीं बना, भ्रूण नहीं बना, तब ब्लड कहाँ से बनता है? वो बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्लड ओरिजिनेट फ्रॉम mesoderm of embryonic layer। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर ऐड कर लेना। जो ब्लड होता है वो एम्ब्रियोनिक मतलब भ्रूण के जनन स्तर जो होता है उसके मेसोडर्म स्तर से बना होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, हीमेटोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एंजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं रुधिर का पूछा जाता है, रुधिर क्या है? तो रुधिर एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है, या तरल गतिशील संयोजी ऊतक है। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच क्या होता है। तो दोस्तों होता है दोस्तों उसका जो नॉर्मल पीएच होता है, तो दोस्तों हम बात करेंगे जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे होता है, कितना होता है। तो दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ ECF। तो दोस्तों जो हमारा रुधिर होता है वो हमारे बॉडी में, जो मैंने बताया था बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड में हमारा ECF होता है, ICF होता है। तो जो ECF होता है, ICF होता है, हमारा ब्लड किसका भाग है? ICF का, ECF का। तो दोस्तों जो हमारा रुधिर होता है वो ECF का भाग होता है, अर्थात एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का भाग होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो भाग होता है उसमें हमारा ब्लड कितना परसेंट होता है? वो 30 से 35% भाग बनाता है। तो दोस्तों जो हमारा बॉडी फ्लूइड होता है उसका जो ECF होता है उसका 30 से 35% भाग जो होता है वो हमारा ब्लड होता है। अब दोस्तों एक मैं नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति की मैं बात करूं, देखो तो हेल्दी पर्सन, अब हेल्दी पर्सन किसको को बोलेंगे दोस्तों? उसको बोलेंगे जो दोस्तों जिसकी एज 18 प्लस हो, 70 kg वेट हो। कितना दोस्तों? और हेल्दी पर्सन, यहाँ पर हमको हेल्दी पर्सन की बात कर रहा है। हेल्दी पर्सन जिसका वेट कितना हो? 70 kg हो। तो दोस्तों जो कोई 70 किलो वजन वाला कोई व्यक्ति हो और वो वयस्क हो, स्वस्थ हो, तो स्वस्थ व्यक्ति उसी के पास जिसका वजन 70 किलो, उसके बाद इसके अंदर ब्लड कितना होता है या होना चाहिए। तो दोस्तों कोई ऐसा पर्सन है जिसका वेट कितना हो? 70 kg हो, तो उसमें जो ब्लड होता है वो पाया जाता है 5 to 5.5 लीटर।
तो दोस्तों एक मनुष्य की बात है, मनुष्य में जो क्या मेल होते हैं, मेल की बात है। फीमेल में क्या होता है दोस्तों, जो फीमेल होती हैं उनमें मेल की अपेक्षा 1 लीटर ब्लड कम होता है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ अगर फीमेल में, तो उसमें क्या होगा 4 से 4.5 लीटर। तो दोस्तों ये क्या होगा मेल में, हेल्दी मेल में, और एक क्या होगा हेल्दी फीमेल में। तो दोस्तों आपके बॉडी, आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, मेल में ज़्यादा होता है फीमेल में कम, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, जो फीमेल होती है उनमें क्या होता है, वो प्यूबर्टी, आप जैसे प्यूबर्टी अटेन करती हैं, वो प्यूबर्टी को प्राप्त करती हैं, मतलब यौन आराम जो होता है यौन अवस्था को प्राप्त करती हैं, तो उनमें प्रतिमाह मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, मासिक चक्र चलते हैं, जिसमें क्या होता है वाइजाइनल पोर्ट द्वारा अधिक मात्रा में ब्लड रिलीज हो जाते हैं, या बॉडी से ब्लड रिलीज होता है। तो दोस्तों उनके बॉडी में हर मंथ जब क्या ब्लड रिलीज होगा या ब्लड निकल जाएगा, तो ब्लड की कमी उनमें आएगी, ये बात तय है। तो इसी कारण से क्या होता है, उनमें ब्लड कम होता है। उसके बाद आपको और बता दें दोस्तों कि ब्लड कम होना उनके लिए एक चीज़ फायदेमंद की भी होती है, क्योंकि उनमें जब कोई चीज़ की कमी महसूस होती है तभी उसको बनाया जाता है या उसको तैयार किया जाता है। इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनके अंदर ब्लड कम होगा तो उनकी बॉडी या उनके बोन मैरो या उनका माइंड उसको रेगुलेट करेगा, और क्या बोन मैरो से नई ब्लड सेल को निर्माण करवाएगा। तो इस प्रकार से उनमें हमेशा नई रुधिर कोशिकाएं, नए ब्लड सेल बनते रहते हैं। अब उनके अंदर अगर नए ब्लड सेल हमेशा बनते रहते हैं, और यही कारण होता है जो फीमेल होती हैं वो थोड़ा सा अधिक सुंदर या अधिक यौना अवस्था उनकी बनी रहती है, ठीक है। और इसी प्रकार से वे व्यक्ति होते हैं जो क्या एथलीट्स होते हैं, जो जिम करते हैं, या जो मैं बात करूं कि डाइटिशियन की सलाह से डाइट अच्छी तरीके से लेते हैं, उनमें भी क्या नई ब्लड सेल्स हमेशा बनती रहती हैं। उसके बाद मैं एकदम सिंपल से एग्जांपल मैं बताता हूँ दोस्तों। आप उस व्यक्ति को देखो जो ब्लड डोनेट करता हो, जो पर मंथ ब्लड डोनेट करता हो, या 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में ब्लड डोनेट करता हो, वो अपनी डाइट पर ध्यान देगा और उसमें नई ब्लड सेल बनती जाएंगी। अगर उसमें नई ब्लड सेल बनती जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो व्यक्ति स्वस्थ बना रहेगा और उसका चेहरे पर भी निखार रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे, ये हमारा क्या ब्लड का लेवल हो गया। तो अब हम बात करते हैं जो ब्लड होता है वो हमारा, उसकी प्रकृति कैसी होती है, ब्लड की प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय होता है कि क्षारीय है। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब क्या होता है दोस्तों, क्षारीय। तो ब्लड स्लाइट एल्कलाइन होता है। पीएच इसका कितना होता है दोस्तों, तो पीएच जो होता है, इसका पीएच होता है 7.4। तो दोस्तों 7 प्लस में है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं। ब्लड हमारे आर्टरी और वेन में दोनों में रहता है। क्या होता है दोस्तों, आर्टरी और वेन दोनों में ब्लड रहता है। तो अब मैं पूछूं कि आप बताइए, आर्टरी में पीएच मान अधिक होता है कि वेन में पीएच मान अधिक होता है? तो दोस्तों जो हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में जो ब्लड का पीएच मान होता है, क्या आर्टरी है, या यहाँ पर मैं लिख दूं आर्टेरियल ब्लड, क्या बोलूंगी दोस्तों, आर्टेरियल ब्लड हैव हाई पीएच देन वेन। तो दोस्तों वेन की अपेक्षा जो आर्टरी होता है या जो आर्टेरियल ब्लड होता है उसका पीएच क्या होता है, हाई होता है। तो दोस्तों जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, उसमें ब्लड का पीएच मान अधिक होता है, और जो क्या वेन होती है उसमें ब्लड का पीएच मान कम होता है।
तो दोस्तों ये रही ब्लड से रिलेटेड बातें। अब हम थोड़ा सा ब्लड को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने ब्लड की बात की है, तो अब ब्लड को हमको कंप्लीट रूप से पढ़कर ही जाना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया ब्लड हमारा किससे बना होता है, ब्लड के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी मैंने इसको बताई। अब मैं बता रहा हूँ आपको ब्लड किससे बना होता है। यहाँ पर मैंने बताया ब्लड कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, मतलब उसमें तरल पदार्थ होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। तो दोस्तों मैं इस टॉपिक को पूरा कवर कर लिया। अब मैं आपको बात करूंगा, तो मैं यहाँ से पहला पॉइंट उठाऊंगा प्लाज्मा। क्या बात करेंगे दोस्तों, प्लाज्मा। तो दोस्तों अगर ये सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से नोट कर लीजिए। फिर मैं क्या प्लाज्मा के बारे में चर्चा करता हूँ आपसे, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं प्लाज्मा की। तो जो हमारा रुधिर है, रुधिर का एक भाग प्लाज्मा भी होता है। तो रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा कलर्ड मतलब क्या होता है, रंगहीन, एक्स्ट्रा कलर्ड अल्कलाइन दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है वो तो क्षारीय होता ही, ब्लड के साथ साथ जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भी क्षारीय होता है। तो दोस्तों इट इज एक्स्ट्रा कलर्ड एल्कलाइन नॉन लिविंग। तो दोस्तों ये जो होता है हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, क्योंकि इसमें कोई लिविंग सेल नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग दोस्तों कोई लिविंग सेल नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नॉन लिविंग सेल पाई जाती, उसमें कोई कोशिका पाई नहीं जाती। क्योंकि अगर हम क्या ब्लड से कोशिकाओं को हम निकाल लेते हैं, ब्लड से अगर हम कोशिकाओं को निकाल लेते हैं तब हम जो पदार्थ बचता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। अब कोशिकाओं मतलब उसमें WBC, RBC, प्लेटलेट्स इन सभी को निकाल लेते हैं। तो प्लाज्मा में बचता क्या है, तो प्लाज्मा में बचता है प्लाज्मा प्रोटीन और कुछ आयन, जैसे सोडियम आयन, सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट और क्या सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, ये सभी बचते हैं। और दोस्तों इसके अलावा कुछ उसमें पोषक पदार्थ बचे रहते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अलावा लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और फैटी एसिड होते हैं, हमारे क्या न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारा इसमें सिर्फ सब्सटेंस उपस्थित है और सब्सटेंस है, लेकिन इसमें कोई भी हमारा सेल नहीं है, तो हम इसको लिविंग पार्ट नहीं कह सकते। तो हमारा जो प्लाज्मा होता है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। इट इज एक्स्ट्रा कलर्ड मतलब रंगहीन, एल्कलाइन मतलब क्षारीय, नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग विस्कस फ्लूइड। कैसा होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। चलो फ्लूइड मैंने कह दिया। तो दोस्तों ये क्या होता है हमारा विस्कस फ्लूइड, मतलब क्या होता है, चिपचिपा, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो हल्का सा चिपचिपा होता है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने बताया प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा के बारे में सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। एक चीज आपको पता ही होगा, एक्स्ट्रा कलर मतलब क्या, रंगीन होता है, एल्कलाइन क्षारीय, नॉन लिविंग निर्जीव और विस्कस चिपचिपा फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे बनता है, तो इट इज constitute about 55% ऑफ ब्लड। तो दोस्तों जो ब्लड होता है, ब्लड का लगभग 55% भाग जो होता है वो क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। आपको एक टॉपिक पूरा कवर करने के बाद मैं आपको एक माइंड मैप बताऊंगा, जिससे आपको इसकी सारी वैल्यू एकदम 1 मिनट में पूरा तैयार हो जाएगी।
तो दोस्तों यह मैं नेक्स्ट वीडियो में ही मैं इसको पहले एक बार क्या पूरा फ्लो चार्ट से माइंड मैप्स में उसको तैयार करवा दूंगा, फिर उसके बाद मैं इनकी डिटेल लूंगा। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं उतना मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा प्लाज्मा होता है उसमें जो हमारा विस्कस है उसमें मैं बात करूँ जो ब्लड होता है, ब्लड का लगभग 55% भाग जो होता है वो जो होता है क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है। अब लेकिन प्लाज्मा में क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा contains 92% ऑफ H2O। तो दोस्तों जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जो होता है वो क्या होता है, जल होता है। बाकी बचा जो 6 to 8% भाग होता है वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, प्रोटीन्स। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, तो इसको तैयार करना। इसमें क्या होता है 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। 6 to 8% जो होती है प्रोटीन होती है। और दोस्तों इसमें 1 से 2% हम बोल देते हैं इसमें जो होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो दोस्तों बहुत ही कम मात्रा होती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में आता क्या है, तो दोस्तों जो यहाँ पर आपके आयन मैंने भी बताया, सल्फेट आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, ये सभी जो होते हैं एक हमारे इनऑर्गेनिक हो गए। जो हमारे ऑर्गेनिक होते हैं उसमें मैंने बताया था ग्लूकोज होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फैटी एसिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सभी जो होते हैं हमारे क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो दोस्तों जो 1 से 2% पार्ट बनाता है वो क्या होता है हमारा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पार्ट है। तो हमको जो पढ़ना है इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या होती है हमारी प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन को डिटेल में पढ़ना है। तो प्लाज्मा प्रोटीन एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया है दोस्तों, 3 प्रोटीन को उसने मेजर रूप से बताया है कि जो ब्लड होती है, ब्लड में 3 प्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती हैं। एक होता है फाइब्रिनोजन, याद करके रखना दोस्तों, आपको फॉग याद करके रखना है, FAG फॉग। अब वो आप क्या ऐड वाला नहीं याद रखना, फॉग चल रहा है यहाँ पर, फॉग है FAG या फैग कह सकते हो। तो दोस्तों जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो क्या होती है, फैग होती है। फैग कौन कौन सी होती है, फिब्रिनोजन या इसको फाइब्रिनोजन भी कहते हैं। और जो होता है हमारा एल्बुमिन्स, क्या होता है दोस्तों, एल्बुमिन्स। और जो उसके बाद हमारा लास्ट होता है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलिन्स। और इसके अलावा जो हमारे होते हैं हिपैरिन होता है, और जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, ये सभी होते हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो हमारे एनसीईआरटी ने इसको मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, सारी डिटेल्स को कर लेंगे। तो दोस्तों हम थोड़ा सा आपको बता दें, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जो हमारे फाइब्रिनोजन होते हैं इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय रूप में रहते हैं। जब कहीं पर चोट लगती है तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इनसे क्रिया करके इसको फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों जब मैं क्या आपको क्लॉटिंग फैक्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो दोस्तों ये ऐसे फाइब्रिन बन जाते हैं। तो जैसे जो कट वाला स्थान है या कटिंग साइड जो है वहाँ से जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो ये एक्टिव होकर के क्या फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हैं। अब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गए तो ये उस साइड से रिलीज होने लगेंगे जहाँ से ब्लड निकल रहा होगा। अब जहाँ से ब्लड निकल रहा होगा ये वहाँ पर जा करके फंस जाएंगे। अब जब फंस जाएंगे तो एक के ऊपर एक ऐसे क्या बहुत सारे क्या फाइब्रिन लग जाएंगे, जिससे क्या एक नेटवर्क बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा। जब नेटवर्क या जाल बन जाएगा तो उसमें आरबीसी फंस जाएंगे, आरबीसी डब्ल्यूसी सभी फंस जाएंगे। तो वहाँ पर क्या एक ब्लड की क्लॉटिंग बनेगी। तो जो फाइब्रिनोजन होता है वो क्या करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो दोस्तों एक प्रकार से हम इसको क्लॉटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, जो क्या ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, रुधिर का थक्का बनाने में मदद करता है। अब दोस्तों इसके बाद जो है हमारा एल्बुमिन्स, क्या होता है दोस्तों, एल्बुमिन्स जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। और क्या करता है दोस्तों, ऑस्मोटिक
बैलेंस बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बच्चा है वो क्या होता है, ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं दोस्तों, ये क्या एंटीबॉडी रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, मतलब प्रतिरक्षी प्रोटीन को बनाते हैं। एक प्रकार से प्रतिरक्षी प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्रतिरक्षी प्रोटीन होते ही हैं, ये क्या करते हैं, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को डेवलप करते हैं। तो मैं इन सभी प्रोटीन के बारे में आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा, और जो हमारे पिछले वीडियो है उसको देखिए, और लगातार वीडियो देखिए, पूरे नॉलेज आपको कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा बराबर हम बोलते हैं दोस्तों, प्लाज्मा कुछ फार्मूले से आप इसको याद कर लो। प्लाज्मा बराबर ब्लड माइनस, ब्लड में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो दोस्तों ये हमारा एक सूत्र बन जाता है। हमारा प्लाज्मा क्या होता है, अगर हम ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स या संगठित पदार्थ निकाल देते हैं, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये सभी अगर हम निकाल देते हैं तो दोस्तों जो बचेगा वही क्या होता है, हमारा प्लाज्मा कहलाता है। अब दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि सर ये यस क्यों लगा दिया जाता है, यस क्यों लगा जाता है। तो दोस्तों आरबीसी कोई एक कोशिका अगर होती तो हम उसको आरबीसी ऐसे लिख देते हैं, रेड ब्लड सेल्स। लेकिन दोस्तों इनकी बहुत अधिक मात्रा होती है, इसलिए यस लगा दिया जाता है, कार्पस सेल्स, जो बहुवचन को संबोधित करता है। बाकी और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप हम लिखने लगेंगे जब इसका फॉर्म, तो यहाँ पर यस का तो कोई रोल ही नहीं होता है, तो इसलिए इसको साइड में लगाया जाता है। अब देखो प्लाज्मा बराबर ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो दोस्तों एक सब्सटेंस और है जिसका नाम क्या होता है, सीरम। हमारी एनसीईआरटी ने थोड़ा सा इसको मेंशन किया है एक लाइन में। तो जो सीरम होता है, सीरम बराबर क्या होता है, होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन्स, या हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो दोस्तों अगर हम प्लाज्मा से उनके प्रोटीन को या जो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स है इनको निकाल देते हैं, या क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो हैं इनको निकाल देते हैं, क्योंकि यही ब्लड को कोआगुलेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम इनको माइनस कर देते हैं तो जो हमारा बचता है वो क्या होता है, हमारा सीरम होता है। तो दोस्तों प्लाज्मा भी आपको एक सूत्र से याद कर लीजिएगा, और क्या, सीरम को भी इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर जो कुछ बचा होगा उसको मैं अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर क्या समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप जो पॉइंट न समझ में आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से रिवीजन